हेलो एवरीवन, दिस इज यस विक्रम सिरोया। वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और सीएसईटी में करंट अफेयर के अंदर हम कर रहे थे। करंट अफेयर में आज एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल अफेयर्स। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे आज। क्या? पॉलिटिकल अफेयर्स, चैप्टर नंबर 3। आज का चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 3 है पॉलिटिकल अफेयर। हम इसमें पूरा राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। करंटली जो राजनीति में है, क्या क्या चीज़ें हैं राजनीति में, वो सारा हम बात करके यहाँ पर चलेंगे। समझ आ गए? तो पॉलिटिकल सिनेरियो हम देखेंगे सारा। अभी के टाइम पे पूरे का पूरा हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में सब हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो बड़ा ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं करंट पॉलिटिकल सिनेरियो। क्या है अभी पॉलिटिकल सिनेरियो? श्री नरेंद्र मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। नरेंद्र मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। और इंचार्ज हैं, किसके इंचार्ज हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। तो श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के इंचार्ज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के इंचार्ज हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के इंचार्ज हैं। ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू के इंचार्ज हैं। ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट अलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर। उन सब के इंचार्ज कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरा, श्री राजनाथ सिंह कौन है? वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। कौन है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। श्री अमित शाह जी कौन है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर है। श्री नितिन गडकरी जी कौन है? नितिन जयराम गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के मिनिस्टर है। श्री डी वी सनंदा गौड़ा कौन है? मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। श्रीमती निर्मला सीतारामन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। श्री रामविलास पासवान, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। श्री रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी कौन है? मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। श्री तवार चंद गहलोत कौन है? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको ये सारा पढ़ना है, आपको ये सारा ध्यान में रखना है। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। श्री रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। श्री अर्जुन मुंडा कौन है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी कौन है? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। श्री पीयूष गोयल कौन है? मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। श्री धर्मेंद्र प्रधान कौन है? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। श्री मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। श्री प्रहलाद जोशी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। श्री अरविंद गणपत सावंत कौन है? मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज। श्री गिरिराज सिंह कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये क्या है? ये कैबिनेट मिनिस्टर है, जो आपको ध्यान में पूरा अच्छे से रखना है। आगे बढ़ते हैं।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जिनके पास एक स्टेट का इंडिपेंडेंट चार्ज है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन कौन? श्री संतोष कुमार गंगवार कौन है? मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट। श्री राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। श्री श्रीपाद यशो नाइक कौन है? नाइक कौन है? मिनिस्टर ऑफ आयुर्वेदा योगा। तो ये इनके सारे यूनानी सिद्धा होम्योपैथी के आयुष के क्या है? मिनिस्टर है। श्री जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। श्री किरण रिजिजू जी कौन है? मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। श्री प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। श्री राजकुमार सिंह कौन है? मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। श्री हरदीप सिंह पुरी कौन है? मिनिस्टर ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। श्री मनुष्य एल मालविया कौन है? मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। तो आपको ये याद करने हैं ना। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री श्रीपाद यशो नाइक कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस कैंसर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। श्री किरण रिजिजू जी, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। सुश्री दवाश्री चौधरी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। श्री राजकुमार सिंह कौन है? मिनिस्टर ऑफ सिविल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। श्री हरदीप सिंह पुरी कौन है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। श्री मनसुख एल मालविया कौन है? मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। श्री फगान सिंह कुलास्ते कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। श्री अश्विनी कुमार चौबे कौन है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। श्री अर्जुन राम मेघवाल कौन है? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज। जनरल रिटायर्ड वीके सिंह कौन है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। श्री कृष्ण पाल कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री दानवे राव साहब दादाराव कौन है? मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। श्री जी किशन रेड्डी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। श्री परसोत्तम रूपाला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। श्री रामदास अठवाले कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। साध्वी निरंजन ज्योति कौन है? मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। श्री बाबुल सुप्रिया कौन है? श्री बबुल सुप्रिया कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। श्री संजीव कुमार बलियान कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग फिशेस। श्री धोत्रे संजय शामराव कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्री अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। श्री अंगादी सुरेश चना बसापा कौन है? मिनिस्टर ऑफ रेलवे। श्री नित्यानंद राय कौन है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। श्री रतन लाल कटारिया कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री वी मुरलीधरन कौन है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। श्री रेणुका सिंह सरुता कौन है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल। श्री सोम प्रकाश कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। श्री रामेश्वर तेली, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। श्री प्रदीप चंद्र सरंगी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फार्मिंग। श्री कैलाश चौधरी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। ये सारे कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। अब आते हैं बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर। ये कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट 5 न्यू गवर्नर ऑन 1 सितंबर 2002। 5 न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए थे। तमिलसाई सुंदरंजन तेलंगाना के, तमिलसाई सुंदरंजन तेलंगाना। कालराज मिश्रा राजस्थान। बंदराऊ दत्ताचार्य हिमाचल प्रदेश। आरिफ मोहम्मद खान केरला। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र। तो यह क्या थे? 5 न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए थे। क्लियर, समझ आ गई?
अब बात करते हैं कमेटी एंड अपॉइंटमेंट। कमेटी एंड अपॉइंटमेंट, कमेटीज की बात करते हैं। कमेटी, कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी टू रिव्यू, पहला क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। कमेटी कौन कौन सी कमेटी बनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी टू रिव्यू डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर। एक कमेटी कौन सी, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी थी। दूसरी कमेटी कौन थी, कमेटी ऑन सीएसआर, कमेटी रिपोर्ट ऑन, कमेटी रिपोर्ट ऑन सीएसआर। तीसरी रिपोर्ट कौन सी थी, हाई पावर्ड कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर constituted for ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चीफ मिनिस्टर्स की हाई पावर्ड कमेटी बनी थी। और 3 लास्ट में कौन सी है, सबसे लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 मेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी to look into the asset liabilities of JNK, JNK की, जम्मू एंड कश्मीर की एसेट्स एंड लाइबिलिटी में देखने के लिए क्या करना, कमेटी बनाना। अब सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी टू रिव्यू डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर। पहले की बात करते हैं, Constitution of Committee to review defense procurement procedure. The Defense Ministry has approved setting up of committee to review the defense procurement procedure. The committee has been formed under the chairmanship of Director General. डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल की चेयरमैन, मतलब इसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन कौन थे इस कमेटी के, डायरेक्टर जनरल। द पर्पस क्या था इस कमेटी को बनाने का, पर्पस ऑफ दिस कमेटी टू स्पीड अप द प्रोक्यूरमेंट एंड इनकॉर्पोरेट सुटेबल चेंजेस इनटू द, in order to strengthen the center is make in India initiative। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस पर्पस का, इसका कमेटी का जो पर्पस था वो क्या था, द एम ऑफ दिस कमेटी, पर्पस ऑफ दिस कमेटी टू स्पीड अप द प्रोक्योरमेंट and incorporate suitable changes। प्रोक्योरमेंट मतलब ये करना, स्पीड अप करना प्रोक्योरमेंट एंड इनकॉर्पोरेट करना सुटेबल चेंजेस, ताकि क्या हो सके, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को हम क्या कर सके, स्ट्रेंथ कर सके, मजबूत कर सके। इट विल रिव्यू द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016। ये क्या करेगा, ये कमेटी क्या करेगी, रिव्यू करेगी, इट विल रिव्यू द डीपीपी, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर 2016 एंड डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल 2009। ये डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर 2016 को और डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल 2009 को क्या करेगी, ये रिव्यू करेगी, इसको क्या करेगी, रिव्यू करेगी। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। कमेटी रिपोर्ट ऑन CSR। कमेटी रिपोर्ट ऑन CSR। कमेटी चेयर बाय, अब इसके कमेटी कौन थे, जो ये कमेटी थी इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन इसके थे इंजेती श्रीनिवास। इंजेती श्री निवास। जो इसके चेयरमैन थे वो कौन थे? इंजेती श्रीनिवास, जो कि सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उन्होंने क्या किया? सबमिट किया इट इज रिकमेंडेशन टू ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर। उन्होंने अपनी क्या किया? रिकमेंडेशंस को सबमिट किया फाइनेंस मिनिस्टर को। किस चीज के रिगार्डिंग? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग इन्होंने क्या बोला? द मेन रिकमेंडेशन इंक्लूड मेकिंग CSR expenditure tax deductible. Making CSR expenditure tax deductible. रिकमेंडेशन क्या थी? रिकमेंडेशन क्या थी? रिकमेंडेशन थी मेकिंग एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टिबल। मेकिंग एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टिबल। Provision for carry forward for unspent balance for 3 to 5 years. Provision for carry forward for unspent amount for the 5 years. Aligning Schedule 7 with the SDG by adopting SDG plus framework. SDG plus framework. Balance करना local area preference with national priority. In introducing impact assessment study for CSR, obligation of 5 crore or more, and registration of implementation of agency of FCA portal. इन चीज़ों के रिगार्डिंग ये था। आपको यहाँ तक याद करना है कि भाई इसमें क्या रिकमेंडेशन दी गई थी। इसमें रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो CSR एक्सपेंडिचर हो वो क्या हो? टैक्स के अंदर डिडक्शन मिले उसकी। प्रोविजन कैरी फॉरवर्ड ऑफ द अनस्पेंड बैलेंस के लिए 3 से 5 साल के लिए जो कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन है वो आए। शेड्यूल 7 को अलाइन किया जाए विद दी SDG, जिसमें हम क्या करें? अडॉप्ट करें एक SDG प्लस फ्रेमवर्क। समझ आ गई? उसमें हम और क्या था कि भाई बैलेंस करना लोकल एरिया प्रेफरेंस विद नेशनल प्रायोरिटी। CSR का जो आप कर रहे हो काम, उसमें बैलेंसिंग करना कि भाई आप लोकल एरिया और नेशनल की प्रायोरिटी को साथ लेके चलो। तो ये चीजें इसमें कंसीडर करी गई। उसके बाद क्या है? आगे बढ़ते हैं। हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर constituted for the transformation of Indian agriculture. High powered committee of chief minister. High powered committee of chief minister जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। ये कहना चाह रहा है कि हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड, चीफ मिनिस्टर्स की हाई पावर्ड कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और किस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसको? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रेज फार्मर्स इनकम।
पहला पर्पस क्या था? ट्रांसफॉर्म करना ऑफ एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना, और दूसरा रेजिंग करना फार्मर की इनकम को क्या करना? बढ़ाना। द 9 मेंबर कमेटी के अंदर कितने मेंबर थे? 9 मेंबर्स। आगे, चेयर्ड बाय द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। और इसके चेयरमैन कौन थे? इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम था देवेंद्र फडणवीस। विल सुजेस्ट मेजर टू बूस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर के अंदर एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। रेस ग्रोथ इन द फूड प्रोसेसिंग, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू चेन, लॉजिस्टिक। द कमेटी विल सुजेस्ट modality for adoption and time-bound implementation of agriculture sector reform and will submit its report within 2 months of the date of notification. तो ये क्या है? ये आपको बताना है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये कमेटी बनाई गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है आगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी टू लुक इनटू द एसेट लायबिलिटी ऑफ JNK। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 members committee to look into assets and liabilities of JNK। इसमें क्या हुआ था? 3 मेंबर का पैनल बनाया गया था, जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया था। किस चीज के लिए? टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। गवर्नमेंट ने 3 मेंबर का पैनल बनाया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बाइफर्केट करने के लिए इसको बनाया गया था। The 3 member advisory committee will be headed by the former Defense Secretary Sanjay Mitra, and its members include retired IAS officer Arun Goyal and retired Indian Civil Account Service officer गिरिराज प्रसाद। इसमें कौन कौन थे? डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा थे, इसमें रिटायर्ड IAS ऑफिसर अरुण गोयल थे, रिटायर्ड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के ऑफिसर गिरिराज प्रसाद। समझ आ गई? आपको ये ध्यान रखना है। कमेटी विल हैव टू ओवरसी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बिटवीन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया था, तो दोनों की टेरिटरी के बीच में कौन कौन सी एसेट डिवाइड होगी, उनको डिवीजन करने के लिए, उन चीजों को देखने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, है ना? समझ आ गई? तो इस चीज के लिए ये 3 मेंबर की कमेटी को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। 11th बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट। 11th बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर जगत प्रकाश नड्डा, ये जिसको JP नड्डा भी बोलते हैं, वो 11th नेशनल प्रेसिडेंट बने थे भारतीय जनता पार्टी के। कब बने थे? 20 जनवरी 2020 के अंदर। बीजेपी के अभी जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है जगत प्रकाश
Nadda, JP Nadda. He was elected unopposed to the position. Mr. Nadda has emerged as only candidate for the top post following as nomination process at the party's headquarters in the New Delhi. He would be succeed Amit Shah, who has helmed the party for the 5.5 years. मतलब ये किसकी जगह पे आए थे? इससे पहले जो 10वें नेशनल प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अमित शाह जी थे, उस जिन्होंने 5 साढ़े 5 साल तक क्या किया था प्रेसिडेंट, वो नेशनल पार्टी के बने रहे थे, इसके भारतीय जनता पार्टी के। तो उसके बाद अब कौन है? जेपी नड्डा है। नड्डा हैज बीन अपॉइंटेड एज बीजेपी इज वर्किंग प्रेसिडेंट इन जून 2019 आफ्टर अमित शाह वाज स्worn into the यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होम अफेयर। जब अमित शाह जी होम मिनिस्टर बने थे तो होम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी जगह पे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे कौन? जेपी नड्डा। अंडर द अमित शाह इज resigned as a president, the party had swept the 2019 लोकसभा इलेक्शन में भी a massive majority। तो ये बात हो गया पर चलिए अब दूसरा आता है यहाँ पे मिशेल देबाब्रता पात्रा। मिशेल देबाब्रता पात्रा become the deputy governor of RBI. The government has appointed मिशेल देबाब्रता पात्रा as the deputy governor of Reserve Bank of India. Appointment committee of the cabinet has approved his name for the 3-year tenure. Michelle Debabrata Patra has replaced Viral Acharya, who resigned from the post in July 2019. इससे किसकी पोस्ट पे आए थे? वो वायरल आचार्य की पोस्ट पे आए थे, जो कि रिजाइन कर दिया था जिन्होंने जुलाई 2019 में। उसके बाद कौन आए थे? मिशेल देबाब्रता पात्रा। Earlier, Michelle Debabrata Patra was working as an executive director of RBI. इससे पहले वो क्या थे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे RBI के। He has overseen 4 departments: Department of Static, Information Management, Monetary Policy, Department of Economic and Policy Research। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं आगे। Indian advocate Harish Salve appointed as Swedish Council. Senior Indian advocate Harish Salve has been appointed as Swedish Counsel for the Court of England and Wales. इंग्लैंड और वेल की कोर्ट के लिए जो हरीश साल्वे थे, जो इंडियन एडवोकेट हरीश साल्वे थे, वो क्या हुए थे? क्वीनीज काउंसिल जो थे अपॉइंट हुए थे। The title of the Queen's Council is conferred upon those who has demonstrated particular skill and expertise in the legal field. क्वीनीज काउंसिल कौन अपॉइंट हो सकता है? जिसके पास लीगल फील्ड के अंदर एक अच्छा खासा क्या हो? एक्सपीरियंस हो। Harish Salve's appointment was announced when UK's Ministry of Justice released the new list of skill appointment on 13 जनवरी 2020. The renowned lawyer will be formally appointed to the position on the March 16, 2019। ये कब बने थे? मार्च 16, 2019 में बने थे। कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। Appointment of 5 new Supreme Court judge, appointment of principal secretary to the Prime Minister, appointment of net cabinet secretary secretary is Rajiv Gauba। तो इनको पढ़ लेते हैं। Appointment of 4 new Supreme Court judge. Supreme Court appoint 4 new judge, increasing the total strength of judge to 34 from 31। पहले कितने थे? पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज थे? 34। इन्होंने उसको 31 थे, 31 से 34 बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? 4 नए जजों को अपॉइंट किया।
The fourth new judge who took oath as a Chief Justice V. Ramasubramaniam of Himachal Pradesh, Chief Justice Krishna Murthy from Punjab and Haryana High Court, Rajasthan Chief Justice S.A. Ravindra Bhatt and Kerala Chief Justice Hari Krishna Roy. इनको क्या किया था? 4 नए जज को अपॉइंट किया था. The central government had on 18 September cleared the SC Collegium's recommendation name of the judge for the appointment post the enactment of the Supreme Court Bill of 2019 into the law. The judicial strength of the apex court has been increased to 34. तो judicial strength भी वो increase हुई. उसके बाद बात करते हैं आगे. Appointment of principal secretary to the Prime Minister. Appointment of principal secretary to the Prime Minister. Dr. P.K. Mishra, who was serving the additional principal secretary Dr. P.K. Mishra, who was serving as the additional principal secretary to the Prime Minister, has been appointed the principal. पहले वो कौन थे? एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको अपॉइंट किया गया एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर. द फ्रेश अपॉइंटमेंट वाज नेसेसिटेड आफ्टर द Naripendra Mishra, Modi's principal secretary since the beginning of his previous term, stepped down recently. In another top appointment in PMO, former cabinet secretary P.K. Sinha, who was appointed as official on the special duty in the PMO, has now been appointed as a principal advisor to the PM from the September 11, 2019. तो ये सारा क्या हुआ था? इनको किया गया था. ये आप काट दो, ये कुछ नहीं है. ये आप काट दो. आगे बढ़ते हैं. अब आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम. गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, बट ये आपको खुद याद करनी पड़ेगी अच्छे से. ये स्कीम्स आपको, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिक्स, नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिक किस पर्पस के लिए बनी थी? ये बनी थी, जो ये नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिक थी, ये ले डाउन, इसमें पूरा रोड मैप दिया गया है टुवर्ड मॉडर्नाइज डाटा कलेक्शन, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पोर्टल, टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इन चीजों के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है. This policy enables the private sector to build data center park throughout the country, enable firm to skillfully incorporate data in every step of their value chain. National policy on the official statistics aim to use large technology to enable real-time monitoring of, मतलब डाटा मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये पॉलिसी पड़ेगी. डाटा मैनेजमेंट के रिगार्डिंग. National logistic policy. National logistic policy to create single window e-logistic market. Purpose क्या था? To create single window e-logistic market and focus on generation of employment skill, making MSME competitive. इसमें क्या करना? MSME को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई थी. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विल बी रिलीज सून. अभी ये रिलीज न्यूज को जल्दी रिलीज करेंगे, है ना. ये क्लैरिफाई करेगी कि यूनियन गवर्नमेंट के रोल क्या होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के रोल क्या होंगे. तो ये फोकस करती है ई लॉजिस्टिक, सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक मार्केट में. Focus on generation of employment.
स्किल मेकिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिव, पहला। दूसरा, अब आता है तीसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, our education system need greater inflow of finance to attract teacher, innovate, build better labs. Therefore, step would be taken to enable sourcing external commercial borrowing or foreign direct investment so as to able to deliver high quality education. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया? एनहांस किया गया, बढ़ाया गया, ताकि क्या हो, इसके अंदर हम हाई क्वालिटी एजुकेशन को बिल्ड कर सके, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ सके। उसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी टू गिव स्पेशल थ्रस्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किस पे फोकस करता है? ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये फोकस किस पे करती है? ये फोकस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज पर। समझ आती? ये इसके ऊपर फोकस करती है। अब आता है विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास, विवाद से विश्वास। Under the proposed विवाद से विश्वास स्कीम, अंडर द proposed विवाद से विश्वास स्कीम, a taxpayer would be required to pay only the amount of disputed tax। इसमें कहना चाह रहा है, विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर टैक्स पेयर को required to pay only the amount of disputed tax and will get complete waiver of interest। मान लो किसी ने टैक्स पे नहीं किया और टैक्स ना पे करने की वजह से उस पे इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लग रही है, तो आपको सिर्फ टैक्स पे करने की जरूरत है। आपकी अगर आप 31 मार्च 2020 तक पूरा अपना जो टैक्स आपने पे नहीं किया, अगर वो पे कर देते हैं, तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ तक आप पढ़ सकते हो। समझ आ गई? क्लियर है? यहाँ तक आप पढ़ो, ये वाला काटो, उसके बाद पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये वाला आप काटो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको, ये बस एक बार आप खुद से पढ़ लेना। करंट अफेयर के अंदर किसान मनधन योजना, ये आपको खुद से, किसान जनधन योजना होगी, प्रधानमंत्री लघु विद्यार्थी मनधन योजना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, अनाउंसमेंट ऑफ जल जीवन मिशन, नीट, ये खुद से एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि आप एक बार ये आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा।
तो सिर्फ यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप सारा काट दो, ये रेलेवेंट नहीं है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक एक बार आप पढ़ लो पूरा। ये वाली चीजें आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। जैसे आपको पता ही होगा किसान मनधन योजना क्या है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मनधन योजना क्या है ना। ये चीजें, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, ये किन पर्पस के लिए है, आपको खुद से इनको पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल जनरल नॉलेज है, ये जनरल नॉलेज है, आपको खुद से इनको पढ़ना पड़ेगा एक बार। अगर एक बार पढ़ो, अगर इनमें से यहां से लेके 1 2 3 4 5 इन 5 टॉपिक में खुद से पढ़ो। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे कांटेक्ट करना, मुझसे पूछना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है कि मुझे ये समझा दो, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैं उसको आपको बताऊंगा। अदरवाइज हमारा ये चैप्टर यहाँ तक खत्म है। ये वाली कुछ भी रेलेवेंसी नहीं है, ये वाला आप काट दो। इतना इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ो। उसके बाद कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछो। चैप्टर नंबर 3 हमारा तक यही तक पकड़ो, ठीक है? समझ आ गई? चलो।